हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक हैं। आज हम लोग बच्चों चैप्टर नंबर 16 के लेक्चर नंबर 4 पे, और आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है एसी थ्रू आ कैपेसिटर। इसको हम प्योर कैपेसिटिव सर्किट भी कहते हैं। और बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि अगर हम ऑल्टरनेटिंग सोर्स को एक कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो जो कैपेसिटर है वो उस ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ किस तरह से बिहेव करता है। ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो जब किसी कैपेसिटर में से पास करता है तो उसमें क्या कंडीशन होगी कि कैपेसिटर जो है उसका पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से वेरी करेगा, कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटर में से पास होने वाले ऑल्टरनेटिंग करंट के दरमियान फेज़ डिफरेंस कितना होगा, और लास्ट पर कैपेसिटर की रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट के दरमियान क्या रिलेशन होगा। ये जो आज का हमारा टॉपिक है ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है पेपर में। आप लोग इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करेंगे और साथ साथ आप लोग इसमें एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनाते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा लेक्चर ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप लोग इसको एक कंप्लीट ड्यूरेशन में आप इसको देखेंगे और इसमें आप लोग इसके साथ साथ नोट्स भी बनाएंगे और अहम अहम पॉइंट्स को नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, और हमारा आज का टॉपिक है एसी थ्रू अ कैपेसिटर। अच्छा बच्चों, ये जो हमारा टॉपिक है इसमें जैसा नाम से ज़ाहिर है कि हम लोग किसी कैपेसिटर के बिहेवियर को पढ़ने वाले हैं, और कैपेसिटर का ये जो बिहेवियर है इसको हम पढ़ने वाले हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ। लेकिन यहाँ पर पहले हम इस बात को थोड़ा सा वाज़े कर लेते हैं कि जो कैपेसिटर है उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट पर किस तरह का बिहेवियर होता है। डायरेक्ट करंट की पहले हम बात करते हैं, थोड़ी सी डिस्कशन, और उसके बाद फिर ऑल्टरनेटिंग करंट की डिस्कशन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास एक कैपेसिटर है और उसको हमने कनेक्ट किया है एक डीसी सोर्स के साथ, जो कि आमतौर पे एक बैटरी है, और ये है वो कैपेसिटर जिसको हमने इस डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया है। अब जो ये जो डीसी सोर्स है इसकी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है V, राइट। अब ये होता है कि जब हम किसी कैपेसिटर को किसी डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो एक्चुअली हम इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को एक पोटेंशियल डिफरेंस के साथ अटैच कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। जब इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम इस कैपेसिटर की प्लेट्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जिसको हम कहेंगे चार्जिंग, राइट। इनिशियली अगर मैं कहूँ तो इनिशियली इस कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं ये न्यूट्रल होंगी, राइट। दोनों मेटल प्लेट्स हैं, दोनों न्यूट्रल होंगी, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। अब जैसे ही हम इस कैपेसिटर की प्लेट्स को इस बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर की वो प्लेट जिसको हमने बैटरी के पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्ट किया है उस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होना शुरू हो जाएंगे, और रिमूव होते होते वो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से जाएंगे बैटरी के थ्रू, वहाँ से गुजरेंगे और दूसरी प्लेट के ऊपर आकर डिपॉजिट हो जाएंगे। इसका मतलब है जो कि जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं वो वाली प्लेट जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, राइट। दैट प्लेट विल गेट पॉजिटिव चार्ज। तो मैं लिखता हूँ दिस प्लेट विल बी पॉजिटिव चार्ज, और जिस प्लेट के ऊपर तमाम चार्जेस आकर डिपॉजिट हो गए हैं दैट प्लेट विल बी नेगेटिव चार्ज, राइट। ये प्रोसेस रहेगा, चलता रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स एक प्लेट से रिमूव होकर दूसरी प्लेट के ऊपर आकर डिपॉजिट होते रहेंगे, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा अनटिल, ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कैपेसिटर की इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस गिवन पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है, राइट। आप इसको इस तरह भी समझें कि जिस वक्त ये चार्जिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ था उस वक्त कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स न्यूट्रल थी, और न्यूट्रल सिचुएशन में कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस था दैट वाज ज़ीरो, राइट, इनिशियली। फिर जैसे जैसे एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज होती गई और दूसरी प्लेट नेगेटिव चार्ज होती गई तो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, अनटिल ये जो पोटेंशियल डिफरेंस था दोनों प्लेट्स के बीच में ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया मैक्सिमम, राइट। एंड दैट इज इक्वल्स टू द गिवन पोटेंशियल डिफरेंस V। एट दैट मोमेंट इसका कैपेसिटर की प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस इस गिवन पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा, तो फर्दर जो चार्जिंग का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। अब इस प्लेट से कोई भी चार्ज इस प्लेट की तरफ फ्लो या मूव नहीं करेगा,
ऑलराइट। अब जो अगर हम चार्जेस के फ्लो को करंट कंसीडर करें जो कि होता है, तो हम ये कहेंगे कि जैसे जब ये कैपेसिटर की चार्जिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, तो चार्जेस जो है वो ग्रेजुअली इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ मूव कर रहे थे, तो दैट फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, राइट। तो इनिशियली जो पोटेंशियल डिफरेंस था कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, दैट पोटेंशियल डिफरेंस वाज ज़ीरो एंड करंट वाज मैक्सिमम, ठीक है, इस सेंस में कि चार्जेस जो है वो मूव होना स्टार्ट हो गए। अब जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हुआ कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, वैसे वैसे जो करंट है वो डिक्रीज़ हुआ, और जिस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच गया, जिस वक्त कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम हो गया, उस वक्त जो सर्किट में फ्लो ऑफ करंट था दैट बिकम्स ज़ीरो, ठीक है। ये सिचुएशन बन गई, यानी पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के दरमियान इंक्रीज होता गया, और जो करंट का फ्लो था सर्किट के अंदर, वो करंट का फ्लो, जो इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस का फ्लो था वो कम होता गया और करंट हो गया ज़ीरो। तो इसका मतलब जो ये हुआ कि कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं, या कैपेसिटर जो है वो जब चार्ज होता है, चार्जिंग के प्रोसेस में होता है, उस वक्त कैपेसिटर की प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, और जो करंट होता है सर्किट में, कैपेसिटर में से नहीं, सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा, दैट करंट विल डिक्रीज एंड ग्रेजुअली बिकम्स ज़ीरो। तो दोनों का जो आपस में रिलेशन है दैट इज़ कम्प्लीटली इनवर्स। अगर हम इस रिलेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, तो इस तरफ अगर हम टाइम लें और इस तरफ v की वैल्यू लें, तो हम कहते हैं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है v, वो ग्रेजुअली ज़ीरो से मैक्सिमम हुआ है। और अगर इधर ही हम करंट को रिप्रेजेंट करें, तो हम ये कहेंगे द करंट हैज़ गॉन फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू टू ज़ीरो। यहाँ पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम थी और यहाँ पर करंट की वैल्यू ज़ीरो है। सो बोथ v एंड I बिहेव इन ओपोजिट इन केस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। अब चूंकि ये डीसी सोर्स है, तो इसमें जो ये होगा कि इस डीसी सोर्स में ये प्रोसेस जो है वो कुछ देर में कंप्लीट होगा। ये चार्जिंग का कैपेसिटर की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेगी, और ग्रेजुअली इंक्रीज़ करने में इसको कुछ टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, एंड आफ्टर दैट टाइम जिस वक्त ये कैपेसिटर मुकम्मल चार्ज हो जाएगा और इसकी पोटेंशियल डिफरेंस इस v के इक्वल हो जाएगी, वहाँ पर ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, राइट। और ये डीसी सोर्स लगा हुआ है, कैपेसिटर कम्प्लीटली चार्ज्ड है, कैपेसिटर की पोटेंशियल डिफरेंस गिवन पोटेंशियल के इक्वल है, सर्किट के अंदर किसी किस्म का कोई करंट नहीं है, राइट। सो एट दैट point the current goes to zero, no current is flowing through the circuit, capacitor is fully charged। ये प्रोसेस होगा अगर हम किसी डायरेक्ट करंट की बात करें। तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए आप लोग कि कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती हैं, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में हमेशा एक इंसुलेटिंग मटेरियल हम यूज़ करते हैं, और इस इंसुलेटिंग मटेरियल की वजह से करंट थ्रू कैपेसिटर इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ये आपने याद रखना है। कैपेसिटर की प्लेट्स, एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ जो चार्जेस का फ्लो होगा वो नहीं होगा, राइट, थ्रू द कैपेसिटर, थ्रू इंसुलेटिंग मटेरियल ये करंट का फ्लो नहीं होगा, दैट करंट इज़ नॉट पॉसिबल। ये डायरेक्ट करंट के केस में नहीं होगा, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिंग में भी नहीं होगा, इंसुलेशन में से करंट पास नहीं करता, राइट। इंसुलेटिंग हम मटेरियल उसी को कहते हैं। तो सर्किट में जो करंट है दैट गोज़ टू ज़ीरो इन केस ऑफ द कैपेसिटर इज़ फुली चार्ज्ड। ओके, अब जो हम ये करते हैं दूसरी सिचुएशन में हमारे पास हाँ एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, हम इस ऑल्टरनेटिंग सोर्स को एक कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं। ये हमारे पास कैपेसिटर है, और इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को हमने ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ जोड़ दिया। अब ऑल्टरनेटिंग सोर्स में हम लोग जानते हैं कि ऑल्टरनेटिंग सोर्स जो है दैट हैज़ इट्स पोलैरिटी चेंज्ड आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, राइट। तो ये जो ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, लेट्स से कि इस ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ टी, राइट। तो लेट इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज़ टी। तो हमें पता है कि इस टाइम पीरियड के 0 से t/2 इंटरवल में, हाफ टाइम में,
हाफ साइकिल में इस एसी सोर्स का एक एंड पॉजिटिव और दूसरा एंड नेगेटिव होगा। अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ये अगर एसी सोर्स है तो इस एसी सोर्स में इसके 0 से लेके t/2 इंटरवल के दौरान इस सिचुएशन में, इस हाफ में, इस सोर्स की ये वाला एंड पॉजिटिव और ये वाला एंड नेगेटिव होगा। और इसका जो सेकेंड हाफ होगा जो कि t/2 से t होगा, विच इज़ दिस हाफ फ्रॉम t/2 टू t, इस हाफ में इस सोर्स की जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगी और यहाँ ये वाला एंड पॉजिटिव और ये वाला एंड नेगेटिव होगा। ऑलराइट, अब जो इस सिचुएशन में इस हाफ में, फर्स्ट हाफ में ये वाला एंड पॉजिटिव है, ये वाला एंड नेगेटिव है, तो सिमिलर वही होगी सिचुएशन जो इस केस में डीसी के साथ हुई थी कि कैपेसिटर की ये वाली प्लेट जो है ये पॉजिटिव चार्ज होगी और जो सेकंड प्लेट है वो नेगेटिव चार्ज होगी। और वही चार्जिंग का प्रोसेस होगा कि इस प्लेट से, इस पॉजिटिव प्लेट से, प्लेट 1 से, प्लेट ए से प्लेट इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे और वो इस सर्किट में मूव करते हुए इस प्लेट बी पर आ जाएंगे। राइट, सो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम प्लेट ए टू प्लेट बी और ये चार्जिंग का प्रोसेस होगा इस हाफ में 0 से t/2 में, जिसमें वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मूव करेगा, वो चेंज होगा 0 से मैक्सिमम और फिर वो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम से चेंज होगा 0। तो इस हाफ में, इस फर्स्ट हाफ में 0 से t/2 इंटरवल में कैपेसिटर की ये जो प्लेट है ए, ये पॉजिटिव चार्ज होगी, बी नेगेटिव चार्ज होगी और फिर इस कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 से मूव होकर मैक्सिमम होगा। राइट, और दोबारा इसमें इसी हाफ में जो मैक्सिमम से इसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होकर दोबारा 0 होगा। यानी इस फर्स्ट हाफ में ये कैपेसिटर की जो प्लेट ए है ये पॉजिटिव चार्ज होगी कंप्लीटली और जो बी प्लेट है ये नेगेटिव चार्ज होगी कंप्लीटली। ये 0 से इसका पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम, यानी ये जो दोनों प्लेट्स हैं ये न्यूट्रल से फुली चार्ज्ड होंगी और फिर फुली चार्ज से दोबारा न्यूट्रल होंगी। ऐसा होगा इस सिचुएशन में जिसमें फर्स्ट हाफ में, जिसमें टाइम है 0 से t/2। तो ये जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं ये इसकी जो 0 से मैक्सिमम चार्जिंग और दोबारा इसकी चार्जिंग मैक्सिमम से 0 होती है। ऑलराइट, अच्छा, अब इन दोनों सिचुएशंस में करंट, जो चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स या पार्टिकल्स हैं, वो इस प्लेट ए से मूव करेंगे प्लेट बी की तरफ और दोबारा मूव करेंगे प्लेट बी से प्लेट ए की तरफ। ऑलराइट, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड हाफ की। सेकेंड हाफ जिसमें इस एसी सोर्स की पोलैरिटी चेंज हो गई और इसकी पोलैरिटी में ये एंड पॉजिटिव और ये एंड नेगेटिव हुआ। इस एंड में भी आप देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है V वो चेंज होगा 0 टू मैक्सिमम एंड देन अगेन फ्रॉम मैक्सिमम टू 0। इस केस में कैपेसिटर की ये वाली प्लेट B जो है, लेट्स से ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज होगी और जो प्लेट A है ये नेगेटिव चार्ज होगी। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस मूव करेंगे प्लेट B से प्लेट A की तरफ और फिर ये प्लेट 0, यानी ये कैपेसिटर 0 से फुली चार्ज्ड होगा, मैक्सिमम चार्ज होगा और फिर अपनी इस मैक्सिमम चार्ज्ड वाली कंडीशन से दोबारा न्यूट्रल हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसी हाफ में t/2 से t में। ऑलराइट, तो मजमूई तौर पे अगर हम इस पूरे साइकिल को देखें तो ये 4 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करेंगे। लेट्स से ये एक साइकिल है, तो इस एक साइकिल में 0 से मैक्सिमम जो होगी पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के 0 से मैक्सिमम होने में कैपेसिटर फुली चार्ज्ड होगा। राइट, 0 से फुल मैक्सिमम, फिर अपने मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस से 0 होने में कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज होगा। राइट, फिर ये वाली सिचुएशन कंप्लीट हो गई इस हाफ में। फिर ये वाली सिचुएशन आएगी तो दोबारा से पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 से मैक्सिमम होगा, कैपेसिटर फिर से चार्ज होगा इस ड्यूरेशन में, इस क्वार्टर में, और फिर कैपेसिटर दोबारा मैक्सिमम से 0 यानी न्यूट्रल होगा। तो इस एक साइकिल में, ऑल्टरनेटिंग सोर्स के एक साइकिल में ये कैपेसिटर 2 दफ़ा जो है वो फुली चार्ज्ड होगा और 2 दफ़ा 2 टाइम्स ये कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज होगा।
ऑलराइट, ये जो बात समझ आ गया आपको। तो एक हाफ में, एक साइकिल में 2 दफ़ा ये फुली चार्ज हुआ और 2 बार ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ, राइट। इस हाफ में, फर्स्ट हाफ में एक दफ़ा फुली चार्ज होगा और फिर डिस्चार्ज होगा, और फिर सेकेंड हाफ में ये कैपेसिटर फिर से एक दफ़ा चार्ज और डिस्चार्ज होगा। तो ये जो कॉन्टीन्यूसली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है इस कैपेसिटर की, इसी वजह से चार्जेस का एक फ्लो रहता है इस सर्किट में, इस एसी सर्किट में। दैट फ्लो ऑफ चार्जेस इज एक्चुअली द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू दिस एसी सर्किट। ठीक होगी बात, समझ आ गई बच्चों आपको बात। अब जहाँ तक बात है कैपेसिटर के दरमियान में इंसुलेटिंग मटेरियल की, तो वो डेफिनेटली इंसुलेटिंग मटेरियल जो है वो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान होता है, और इसकी वजह से कैपेसिटर में से, कैपेसिटर की एक प्लेट से दूसरी प्लेट का जो कांटेक्ट है वो नहीं होता, बीच में इंसुलेशन है। तो चार्जेस एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ जंप करके ए से बी या बी से ए की तरफ इस सिचुएशन में मूव नहीं करेंगे। चार्जेस या इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसके आउटर सर्किट में मूव करेंगे, और वो भी इस कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस की वजह से एक कॉन्टीन्यूसली चार्जेस का फ्लो रहेगा, राइट। ए से बी, बी से ए, फिर बी से ए और ए से बी की तरफ ये कॉन्टीन्यूस फ्लो इस सर्किट में रहेगा। अब डीसी के केस में ये सिचुएशन नहीं थी। डीसी के केस में सिर्फ ये हुआ कि कैपेसिटर एक दफ़ा फुली चार्ज हुआ एंड दैट्स ऑल, मतलब उसके बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं आई, वो कैपेसिटर फुली चार्ज रहा जब तक इसके साथ कनेक्टेड रहा। तो ये जो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो डीसी है उसमें जो आई है दैट बिकम्स ज़ीरो एट सर्टेन इंस्टेंट, जबकि एसी के सोर्स में जो आई है वो किसी भी मोमेंट पे ज़ीरो नहीं होता, राइट। सो आई इज़ नॉट ज़ीरो एट एनी मोमेंट व्हेन अ कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड थ्रू विद एन एसी सोर्स, जबकि डीसी सोर्स के साथ जब हम किसी कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो एट सर्टेन इंस्टेंट आई बिकम्स ज़ीरो, ऑलराइट। इसको हम कहेंगे एसी थ्रू अ कैपेसिटर, और इस सर्किट को जो हम कहते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट, क्योंकि इसमें सिर्फ कैपेसिटर है जिसको हम एक एसी सोर्स के साथ स्टडी कर रहे हैं, ऑलराइट। यहाँ तक जो हमने एक कंपैरिजन देखा, कंपैरिजन ऑफ करंट फ्लोइंग through a capacitor in case of DC and in case of AC, alright। अब इसके बाद जो हमने इस हमारे टॉपिक में, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे फेज डिफरेंस बिटवीन I एंड V। अब देखें इस सर्किट में, ये जो आपके सामने हमने बनाया है मैंने, इस सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है, करंट इज़ नॉट ज़ीरो, करंट इज़ फ्लोइंग इन दिस वे। तो उस करंट और ये जो ऑल्टरनेटिंग इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है V और ये जो करंट है I, दोनों के बीच में हमने फेज़ डिफरेंस देखना है, राइट। अब हम इस फेज़ डिफरेंस की जो कैलकुलेशन है वो करते हैं कि इनके बीच में फेज़ डिफरेंस किस तरह का है, ऑलराइट। अब जो देखें, हम जानते हैं इस बात को कि किसी भी कैपेसिटर में जब वो चार्ज्ड होता है तो उसका जो Q चार्ज है that is actually equals to CV। अब यहाँ पे जो Q है that is actually the charge on one of the plates of a capacitor, C is the capacitance of the capacitor and V is the potential difference between the plates of capacitor at any moment, right। अब ये जो V है which is potential difference that is given, this V is equals to V naught times sin theta, राइट। अब ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। दिस V इज द इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है इट हैज़ वेरियस वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज, दैट वैल्यूज डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा। लेट्स से अब अगर इसकी मैं डिफरेंट वैल्यूज ड्रॉ करूँ, बनाऊँ, तो लेट आई चूज़ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्रीज और 0 रेडियंस। तो जिसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो V की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू V नॉट इंटू साइन 0 एंड साइन 0 इज 0, सो वी गेट V इक्वल्स टू 0। सो द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस is 0. This implies at that moment the value of charge on the plates of capacitor will be C times 0, 0. So the moment when the charge on the plates of capacitor Q is 0 is the moment when the potential difference across the plates of capacitor is 0, right? ये हमें से बात समझ आ रही। Let's say I choose theta to be equals to pi by 2 या
90 डिग्रीज, तो मैं ये देखता हूँ कि v जो है दैट इज़ इक्वल्स टू v नॉट इंटू साइन पाई बाई टू विच इज़ v naught into sine 90 degrees. So 90 degrees is 1, so we get v equals to v naught. Means the potential difference across the plates of capacitor is v naught. Then at that moment q is cv which implies, जिसका मतलब है जो q की वैल्यू है वो हो जाएगी cv naught. That means the capacitor's plates are fully charged. जिस वक्त कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान V नॉट पोटेंशियल होगा, एट दैट मोमेंट द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज मैक्सिमम एंड दैट इज CV नॉट. ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ रही है आपको. और इस तरह फिर अगर हम फर्दर कोई एंगल्स वगैरह चूज़ करें, लेट आई चूज़ थीटा टू बी इक्वल्स टू पाई या 180 डिग्रीज, तो यहाँ पे हम v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं विच इज़ v नॉट इंटू साइन पाई, जिसको हम कह सकते हैं v नॉट इंटू साइन 180. साइन 180 is 0, so we get v equals to 0. Again, the potential difference across the plates of capacitor is 0 and we get q is equal to CV. और यहाँ पे अगर हम v की वैल्यू लगाएं तो we get q is equal to 0. So we get q is equal to 0. अब यहाँ से हमें एक पैटर्न समझ आ रहा है इन वैल्यूज से. फर्स्ट थीटा 0 पे और थीटा 90 पे और 180 पे हमें एक पैटर्न समझ आ रहा है. और वो पैटर्न ये है कि when v is 0 q is 0, when v is maximum q is maximum, again when v is 0 q is 0. Means the moment when the potential difference across the plates of capacitor is 0, the charging of capacitor is 0, and the moment when the potential difference between the plates of capacitor is maximum, then the charge on the plates of capacitor is maximum. तो ये हमें एक पैटर्न समझ आ रहा है कि Q और V जो कैपेसिटर की चार्जिंग है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में क्या पैटर्न है. अगर इस पैटर्न को मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये पैटर्न कुछ इस तरह से होगा कि Q और V जो हैं बोथ आर, Q एंड V बोथ आर इन फेज, राइट. अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, सो वी गेट ग्राफिकली we get the graph between Q and T. Now this is T and this is Q. अगर मैं Q को प्लॉट करूँ तो we get the Q is varying in this way, right, इस तरह से. और जो यहाँ पे हमारे पास V की वैल्यू है, that value of V is, the value of V is like this. अगर V को मैं ड्रॉ करूँ, so we get V, the value of V is like this. The V is changing the same way Q is. अब यहाँ पे आप देखें ये V है और ये वाला ग्राफ जो है that is Q, और V and Q both are in phase. ये हम यहाँ पे जो है वो कंक्लूड कर सकते हैं कि both Q and V are in phase, यानी दोनों इस तरह से वेरी करते हैं कि जिस मोमेंट पे Q की वैल्यू 0 है उस मोमेंट पे V की वैल्यू 0 है. जिस मोमेंट पे Q जो है वो मैक्सिमम है, दैट मीन्स कि उस वक्त V जो है दैट इज़ मैक्सिमम. अगेन व्हेन Q इज़ 0 V इज़ मैक्सिमम, Q इज़ 0 V इज़ 0, Q इज़ मैक्सिमम V इज़ मैक्सिमम, Q इज़ 0 V एंड 0 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे हमें जो पैटर्न समझ आता है, जो पैटर्न हमें पता चलता है वो ये है कि Q और V जो हैं दैट आर इन फेस. ठीक है. अब यहाँ पे अभी जो फाइनल बात है, जो हमने फेज़ डिफरेंस फाइंड करना है, वो फेज़ डिफरेंस जो है वो एक्चुअली हमने I और V में फाइंड करना है. फ़िलहाल जो हमने ये जो फेज़ डिफरेंस बनाया है, ये फेज़ डिफरेंस है Q और V के बीच में, वो इस तरह से वेरी करता है. अब अगर यहाँ पे सिर्फ मैं Q का ग्राफ ड्रॉ करूँ तो उस ग्राफ से हम लोग करंट का ग्राफ जो है वो बना सकते हैं. लेट्स से कि मैं यहाँ पे Q की वेरिएशन लिखता हूँ. लेट्स से यहाँ पे Q की वेरिएशन, Q इस तरह से वेरी कर रहा है, ये Q है और ये T है. तो Q जो है, जो कैपेसिटर की चार्जिंग है, वो इस तरह से वेरी हो रही है कि 0 है और फिर मैक्सिमम, यहाँ पे Q 0 है और यहाँ पे Q मैक्सिमम, यहाँ पे 0 है और फिर सेकंड साइकिल. अच्छा बेटो, यहाँ से हम लोग जो है वो करंट की डिफरेंट वैल्यूज़ को देख सकते हैं और फिर उसको अभी एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे हम इस तरह से करंट की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं और वो ये कि वी नो दैट I
इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये हमने पढ़ा है कि जो करंट होता है दैट इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। आई जो है दैट इज़ डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। वी डिफाइन जो करंट है दैट इज़ एक्चुअली फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे जो हम लोग इस ग्राफ से क्यू टी ग्राफ से हम लोगों ने करंट की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम जो आइडिया यूज़ करते हैं वो जो हम यूज़ करते हैं स्लोप का, राइट, द आइडिया ऑफ स्लोप। जिस तरह हम लोग ये जानते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ है Q का और T का, जिसमें ये T है और इस तरफ हम Q लेते हैं, तो अगर Q का ये ग्राफ है तो जो इस ग्राफ में इस ग्राफ का जो कोई भी पॉइंट अगर हम ले लें तो दैट पॉइंट हैज़ सर्टेन वैल्यू ऑफ Q एंड हैज़ सर्टेन वैल्यू ऑफ T। तो जो स्लोप है इस ग्राफ की, सो स्लोप ऑफ QT ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ करंट, राइट। तो इसमें जो ग्राफ है हमारा QT ग्राफ, ये हमें करंट की वैल्यू देगा, ठीक है। ये इस तरह है जैसे हम लोगों ने हम ये कहते हैं कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, लेट्स से ये हमने एक पढ़ा है, एक ग्राफ होता है विच इज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो लेट्स से दिस इज़ v, देयर इज़ अ वेलोसिटी, देयर इज़ अ टाइम डेल्टा t और t। तो देयर इज़ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन सम शेप, इस तरह से फर्ज करें ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है बच्चों दैट इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो ये अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के किसी एक पॉइंट पर ये कोई पॉइंट है P, अगर हम इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो उसका रूल ये है कि हम इस पॉइंट पर जो है वो एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इस टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे, राइट। सो व्हाट इज़ वैल्यू एट पॉइंट P, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट पॉइंट P? इट डिपेंड्स व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ द टेंजेंट लाइन ड्रॉन एट पॉइंट P। जिस पॉइंट पर आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है उस पॉइंट पर आप एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें और इस टेंजेंट लाइन की अगर आप स्लोप फाइंड करते हैं तो एक्चुअली जो एक्सेलरेशन है हम लिखते हैं कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन एट पॉइंट P इज़ एक्चुअली equals the slope of the line is actually equals to slope of the tangent line, slope of the tangent line drawn at point P। तो इस पॉइंट P पर जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू स्लोप। सो हम लिख देते हैं कि जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन, राइट। अब इस पॉइंट P पर अगर आप स्लोप फाइंड करेंगे तो स्लोप फाइंड करने का ये तरीका है कि आप लोग ये देखते हैं कि इस लाइन की स्लोप के लिए आप देखते हैं कि इस लाइन की हाइट क्या है विच इज़ डेल्टा V, और इस लाइन की जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है वो क्या है विच इज़ डेल्टा T। तो ये एंगल थीटा है। तो स्लोप जो है वो हम फाइंड करेंगे तो वी विल फाइंड व्हाट इज़ डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। तो हम ये देखते हैं कि डेल्टा V की क्या वैल्यू है और डेल्टा T की क्या वैल्यू है। सो दिस रेशियो डेल्टा V अपॉन डेल्टा T दैट एक्चुअली गिव्स स्लोप। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि डेल्टा V अपॉन डेल्टा T इज़ स्लोप एंड दिस इज विच इज़ इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, राइट। तो इस तरह जो है एक्सेलरेशन को हम लोग स्लोप के आइडिया से फाइंड करते हैं। द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज हियर। अब ये जो ग्राफ है ये हमारे पास Q और T का है, जिस तरह ये ग्राफ हमारे पास V और T का था। तो इसमें हमारे पास डेल्टा Q है और यहाँ पे डेल्टा T है। अब इस QT ग्राफ में किसी भी पॉइंट पर जो करंट की वैल्यू होगी वो करंट की वैल्यू एक्चुअली होगी कि जिस पॉइंट पर आपने करंट फाइंड करना है, लेट्स से आपने इस पॉइंट पे करंट फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे और इस टेंजेंट लाइन की हम स्लोप फाइंड करेंगे। तो वो जो स्लोप होगी दैट इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू करंट, ठीक है जी। तो जो करंट है, सो द वैल्यू ऑफ करंट इज़ एक्चुअली, जो हम लोग यहाँ पे करंट फाइंड करेंगे, दैट करंट विल बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द लाइन at that point of graph,
एट दैट पॉइंट ऑफ ग्राफ। तो जिस पॉइंट पर आपने स्लोप लेनी है, जिस पॉइंट पर आपने करंट फाइंड करना है, उस पॉइंट पर आप लाइन ड्रॉ करें, उस टेंजेंट लाइन की आप स्लोप फाइंड करें। सो दैट स्लोप इज एक्चुअली इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ करंट, राइट। सो करंट इज आई, सो दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अगर आपने इस पॉइंट पे करंट आई फाइंड करना है तो यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर, और फिर इस तरह से हमें यहाँ पे डेल्टा Q की वैल्यू और डेल्टा T की वैल्यू, दोनों डेल्टा Q और डेल्टा T की वैल्यू जो इस पॉइंट पर होगी, उसको जब हम डिवाइड करेंगे दोनों वैल्यूज़ को, Q और T की वैल्यूज़ को, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ करंट एट दैट पॉइंट P। तो ये जो डेल्टा Q ओवर डेल्टा T है, दैट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ करंट एज वेल एज इट गिव्स द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो एक्चुअली जो इस लाइन की स्लोप है, दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। ये वाली बात जो है, ये जो आप लोग इसको अंडरस्टैंड करें, इसको अब हम नेक्स्ट यूज़ करने लगे हैं। तो अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें क्यू टी ग्राफ, तो वो जो क्यू टी ग्राफ होगा, उस ग्राफ के डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो करंट की वैल्यूज़ होंगी, वो फाइंड करने के लिए हमें स्लोप लेनी है। तो ये है हमारे पास टी, और ये है हमारे पास क्यू, और ये है जो हमारे पास क्यू टी ग्राफ, और इस ग्राफ के डिफरेंट पॉइंट्स पर हमने करंट की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, राइट। और लेट्स से जो मैं स्टार्ट करता हूँ करंट की वैल्यू फाइंड करना, और उसको मैं स्टार्ट करता हूँ पॉइंट ए से। यहाँ पे अब मैं कुछ मार्क करता हूँ, ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट, ये ओ है, ये ए है, या लेट्स से हम कहते हैं कि दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी, दिस इज़ पॉइंट सी, एंड दिस इज़ डी, दिस पॉइंट इज़ ई। तो इन डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हम लोग स्लोप जो है वो फाइंड करते हैं, और फिर जो स्लोप आएगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट एट दैट पॉइंट। फर्स्ट के जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट पर अगर हम करंट फाइंड करना चाहें तो मैं लिखता हूँ करंट एट पॉइंट ए इज़ इक्वल टू एक्चुअली स्लोप एट पॉइंट ए। तो ए पॉइंट पर जो करंट की वैल्यू है, दैट इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट पॉइंट ए। तो अगर हम यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करें पॉइंट ए पर, तो जो स्लोप, जो लाइन होगी, जो टेंजेंट लाइन बनेगी, दैट टेंजेंट लाइन विल बी एक्चुअली वर्टिकल लाइन ड्रॉन एट पॉइंट ए। ये जो है, ये हमारे पास टेंजेंट लाइन है, राइट, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की है। और चूँकि ये एक वर्टिकल लाइन है, तो हमें पता है कि स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू मैक्सिमम, राइट, या इसको हम इन्फिनिट जो है ये कह सकते हैं। तो चूँकि ए पॉइंट पर जो लाइन है, जो टेंजेंट लाइन हमने ड्रॉ की है, दैट इज़ वर्टिकल, सो वी कैन से द करंट एट पॉइंट ए इज़ इक्वल्स टू, current at point A is equal to slope of the vertical tangent line. So that must be equals to maximum. So that slope is maximum. So we say the current at point A is actually equals to maximum. राइट तो ये हमारे पास एक कंक्लूजन यहाँ पर आया कि ए पॉइंट पर जो करंट होगा, उसकी जो वैल्यू होगी, दैट विल बी मैक्सिमम। सो ऑन क्यू टी ग्राफ द वैल्यू ऑफ करंट इज़ मैक्सिमम एट पॉइंट ए। ठीक है, इस तरफ जो अब अगर हम पॉइंट ए से आगे मूव करते हैं, फॉरवर्ड मूव करते हैं, और ग्रेजुअली हम लोग पॉइंट बी की तरफ जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो लाइंस ड्रॉ होंगी, टेंजेंट लाइन, उनकी जो स्लोप है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होती है, राइट। अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाते हुए बीच में एक पॉइंट पी ले लेते हैं, लेट से, तो इस पी पॉइंट के ऊपर जो हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट, इस पी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट लाइन बनेगी, इस टेंजेंट लाइन की जो स्लोप होगी, दैट मस्ट बी लेस देन द स्लोप ऑफ द लाइन ड्रॉन एट पॉइंट ए। क्योंकि ए लाइन जो है, जो वर्टिकल लाइन है, जो ए पॉइंट पर ड्रॉ हुई है, वो वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन की स्लोप मैक्सिमम होगी। तो ये इंक्लाइंड लाइन जो है एट पॉइंट पी, इसकी स्लोप डेफिनेटली उस वर्टिकल लाइन से
कम होगी। ठीक है जी। तो जैसे हम ए से नेक्स्ट मूव करेंगे, फॉरवर्ड मूव करेंगे, तो जो लाइन की स्लोप है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होगी। ऑलराइट, ठीक है। अब इस पॉइंट के बाद हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट लाइन, जिसको हम ड्रॉ करेंगे पॉइंट बी पर। जब हम पॉइंट बी पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, सो दैट टेंजेंट लाइन विल बी और मस्ट बी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है बच्चों। तो अब इस पॉइंट बी पर हम लोग टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो पॉइंट बी पर जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे टेंजेंट लाइन, अब अगर यहाँ पर आ जाएं पॉइंट बी पर, तो यहाँ पर जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ होगी, दैट टेंजेंट लाइन मस्ट बी आ हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट, एट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पर चूँकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो जब याद रखेंगे कि जो स्लोप होती है, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल line, that slope of horizontal line is actually equals to 0। तो हम ये कहेंगे कि पॉइंट B पर जो horizontal line ड्रॉ हुई है उसकी स्लोप 0 होगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि करंट एट पॉइंट B is equals to slope of tangent line at पॉइंट बी, और स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट बी जो है दैट इज़ एक्चुअली अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो रिज़ल्ट हमारे पास ये बना कि जो करंट है, करंट एट पॉइंट बी गोज़ टू 0। सो करंट की वैल्यू जो है वो 0 हो गई है एट पॉइंट बी। अब ये जो हमारी डिस्कशन है दैट इज़ ऑन द क्वार्टर पार्ट ऑफ वन साइकिल। ये भी एक साइकिल है, ए से बी सी डी ई। इस एक साइकिल में अभी हमने इसको डिस्कस किया है, इस ग्राफ का वो साइकिल जो ए से बी तक है, दैट इज़ फर्स्ट क्वार्टर, राइट। वी कैन से दिस इज़ फर्स्ट क्वार्टर ऑफ साइकिल ए से बी। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि इस फर्स्ट क्वार्टर में जो वेरिएशन हुई है करंट की, अगर हम स्लोप देखें तो पॉइंट ए पर जो हमने लाइन ड्रॉ की थी दैट वाज कम्प्लीटली वर्टिकल, और फिर हम जैसे जैसे इस ग्राफ के नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ जाते हैं जो कि ए से बी की तरफ है, तो हम ये देखते हैं कि ये जो हमारी टेंजेंट लाइन है इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज़ नाउ चेंजिंग एंड दिस लाइन इज़ बिकमिंग हॉरिजॉन्टल एट एवरी नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर ए। तो ए पर ये लाइन कम्प्लीटली वर्टिकल होगी, और जैसे जैसे हम ए से बी की तरफ जाते हैं तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल होती जाती है, और इस लाइन की जो डायरेक्शन है दैट बिकम्स कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल एट पॉइंट बी। तो ए से बी तक जो टेंजेंट लाइन है वो आप देख सकते हैं कि वो वर्टिकल से एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे जा रही है। अगर ये टेंजेंट लाइन करंट को रिप्रेजेंट करती है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि एज द ग्राफ इज़ चेंजिंग और मूविंग फ्रॉम ए टू बी फॉर क्यू, ये क्यू ग्राफ है, क्यू टी ग्राफ, जो ए से बी की तरफ जाते हुए जो ए से बी तक गया है, तो इस दौरान जो करंट में चेंज आई है दैट इज़ एक्चुअली फ्रॉम मैक्सिमम टू 0, क्योंकि ए पॉइंट पर स्लोप वर्टिकल है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ करंट एट पॉइंट ए इज़ मैक्सिमम, एंड जब ये लाइन बिल्कुल कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल हो जाती है तो वैल्यू ऑफ करंट एट पॉइंट बी इज़ 0। दैट इज़ फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस क्यू टी ग्राफ। इसी तरह जो अगर हम इस क्यू टी ग्राफ में नेक्स्ट मूव करें बी से सी की तरफ सेकेंड क्वार्टर में, तो आप देखेंगे कि ये जो टेंजेंट लाइन होगी वो बी पर कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल है, विच मीन्स द वैल्यू ऑफ करंट इज़ 0। लेकिन जैसे जैसे हम बी से सी की तरफ मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि इस लाइन की जो स्लोप है दैट इज़ नाउ बिकमिंग वर्टिकल। जैसे जैसे बी से आगे जा रहे हैं और हम टेंजेंट लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं तो दैट टेंजेंट लाइन इज़ बिकमिंग वर्टिकल। एट पॉइंट सी द लाइन अगेन बिकम्स वर्टिकल, और वर्टिकल लाइन की जो स्लोप है दैट इज़ मैक्सिमम, मीन्स एट पॉइंट सी द वैल्यू ऑफ करंट अगेन बिकम्स मैक्सिमम, राइट। सो करंट बी पर करंट 0 था और बी से सी की तरफ जो ग्राफ आया तो वहाँ पर जो करंट है दैट हैज़ चेंज्ड फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, राइट। अच्छा, फिर जो करंट है वो सी पर मैक्सिमम होगा और सी से फिर डी की तरफ जाते हुए करंट की वैल्यू मैक्सिमम से 0 होगी, क्योंकि डी पॉइंट पर जो स्लोप हम लाइन ड्रॉ करेंगे टेंजेंट लाइन दैट विल अगेन बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन की वजह से उसकी जो स्लोप है वो 0 होगी और डेफिनेटली करंट की वैल्यू भी 0 होगी। और लास्ट पर इसके आखिरी क्वार्टर में डी से ई की तरफ जाते हुए ये जो टेंजेंट लाइन होगी इसकी स्लोप फिर से
मैक्सिमम होगी और ई पॉइंट पर जाकर ये स्लोप बिट से मैक्सिमम वर्टिकल हो जाएगी और इस लाइन की जो स्लोप है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पे देखना है कि ये जो लाइन है, जो टेंजेंट लाइन है, वो इस क्यू टी ग्राफ में किस तरह चेंज हो रही है, और जो इस क्यू टी ग्राफ में ये जो टेंजेंट लाइन जिस तरह से वेरी करेगी, सो दैट वेरिएशन और दैट वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इज एक्चुअली इक्वल्स टू करंट। तो हमें ये एक करंट का जो पैटर्न है वो हमें यहाँ पे इजीली समझ आ रहा है। तो अगर इस सारी डिस्कशन को कंक्लूड करें और इसका हम एक ग्राफ ड्रॉ करें, तो हम यहाँ पे क्लियरली ये ग्राफ इस तरह से बना सकते हैं कि लेट्स से दिस इज़ टी एंड लेट्स से दिस इज़ क्यू। अब यहाँ पे जो क्यू की वेरिएशन है वो इस तरह से है साइनोसॉइडल ये क्यू का ग्राफ है। और यहाँ पर अगर हम करंट को ड्रॉ करें यहाँ पर, तो करंट की जो वेरिएशन है वो जो अभी हमने स्टडी की है, दैट वेरिएशन ऑफ करंट इज़ दिस इज़ क्यू टी ग्राफ। और इस अब यहाँ पे मैं अगर करंट की को ग्राफ में रिप्रेजेंट करूँ, तो इस पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी और ये वाला पॉइंट ई। तो हमने ये देखा अभी इस क्यू टी ग्राफ से, ये स्लोप वाले आइडिया से, कि जो करंट की वैल्यू है वो ए पॉइंट पर मैक्सिमम है और बी पॉइंट पर जो करंट की वैल्यू है वो मिनिमम है। इस तरह सी पर जो करंट की वैल्यू है वो मैक्सिमम है और डी पर जो करंट की वैल्यू है वो मिनिमम है। तो अगर इस लॉजिक को और इस आइडिया को हम लोग ग्राफ में प्लॉट करें, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो ग्राफ है, ये जो करंट का ग्राफ होगा, दैट इज़ एक्चुअली चेंजिंग लाइक दिस, राइट। सो एट पॉइंट ए द वैल्यू ऑफ करंट इज़ maximum, at point B the value of current is 0, at point C the value of current is again maximum, at point D the value of current is again 0, at point E the value of current again becomes maximum and then again becomes 0, maximum and again 0. तो ये जो वेरिएशन है, that variation is actually the variation of current with the from QT graph, right? तो इस क्यू टी ग्राफ से हम लोग करंट की जो वेरिएशन है उसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि एट पॉइंट ए, राइट, अगर ये पॉइंट की बात करें तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ क्यू इज़ मैक्सिमम। और ऑलरेडी हम लोगों ने एक ग्राफ स्टडी किया है जो कि Q और V की वेरिएशन को शो करता है। अब यहाँ पर अगर मैं V का ग्राफ भी ड्रॉ करूँ, तो V का ग्राफ इस तरह से होगा कि ये वाला जो ग्राफ है, लेट्स से दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ V, राइट। V और Q जो है ये वेरी करते हैं इन फेज, और जो करंट है वो अब हम देखते हैं कि किस तरह से वेरी करेगा। सो वैल्यू ऑफ V, राइट, वैल्यू ऑफ V इज़ इक्वल्स टू 0 एट पॉइंट A। यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू 0 है, यहाँ पर Q की वैल्यू 0 है, राइट। वो ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर Q की वैल्यू भी 0 है पॉइंट A पर। और दूसरा मैं ये लिखता हूँ कि जो वैल्यू ऑफ करंट है एट पॉइंट A, दैट इज़ एक्चुअली मैक्सिमम एंड ऑलरेडी Q इज़ इक्वल्स टू 0। फिर हम लिखते हैं नेक्स्ट एट पॉइंट B। इस पॉइंट B पर हम देखते हैं कि जो वैल्यू ऑफ V है दैट हैज़ बिकम मैक्सिमम, राइट। यहाँ से B पॉइंट पर जो V की वैल्यू है वो मैक्सिमम है, और जो वैल्यू ऑफ I है दैट इज़ एक्चुअली बिकम्स 0। तो करंट जो है वो मैक्सिमम से 0 की तरफ आया है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मूव किया है 0 से मैक्सिमम। और यही बात हमने यहाँ पे स्टार्ट में कही थी कि कैपेसिटर में ऐसे ही होता है कि स्टार्ट में V जो है that is 0, the potential difference between the plates of capacitor is 0 but the current is maximum, and the moment when potential difference between the plates of capacitor becomes maximum, ज़्यादा मैक्सिमम हो जाता है potential difference, उस टाइम सर्किट के अंदर जो करंट होता है वो 0 हो जाता है। तो ये ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्टली उसी की एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ठीक है जी। तो एट पॉइंट B the value of V is maximum, value of I is 0। इस तरह फर्दर जो है ये हम कह सकते हैं कि एट point C, right, at that point C, so value of V is 0 and the value
of I is maximum, right? So current goes to maximum with changing direction. इसकी डायरेक्शन चेंज हुई और करंट मैक्सिमम हुआ है। तो इस तरह पॉइंट डी पर हम कहेंगे कि जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम है और करंट जो है वो ज़ीरो है, और ई पॉइंट पर जो वोल्टेज है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज़ीरो है और करंट जो है वो मैक्सिमम है। तो दोनों यहाँ पर Q भी मैं लिख देता हूँ, दैट इज़ एक्चुअली मैक्सिमम, और यहाँ पर जो Q है दैट इज़ ज़ीरो। Q और V दोनों इन फेज़ वेरी करते हैं और करंट जो है वो थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर है। यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो I और V हैं, जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस है वो वेरी कर रहे हैं विद अ फेज़ डिफरेंस। अब हम देखते हैं कि वो जो फेज़ डिफरेंस है वो कितना है। तो जो यहाँ पर देखें एट पॉइंट ए, अगर ए पॉइंट पर हम देखें तो वोल्टेज का जो फेज़ डिफरेंस है दैट इज़ एक्चुअली ज़ीरो, और यहाँ पे इसको मैं लिखता हूँ, इस बात को कंक्लूड करते हैं कि एट पॉइंट ए, यहाँ पर लिखते हैं एट पॉइंट ए, इन द बिगिनिंग एट पॉइंट ए द फेज़ ऑफ V is 0 and phase of I is pi by 2, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चूँकि V की वैल्यू ज़ीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ज़ीरो है, लिहाजा उसका फेज़ ज़ीरो होगा, और करंट की वैल्यू चूँकि यहाँ मैक्सिमम है तो उसका फेज़ पाई बाई 2 होगा। और यहाँ से अगर हम इसका फेज़ डिफरेंस फाइंड करें तो दैट फेज़ डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस ज़ीरो विच इज़ इक्वल्स टू पाई बाई 2 और 90 डिग्रीज। तो हम ये कह सकते हैं कि करंट और वोल्टेज के दरमियान जो फेज़ डिफरेंस है दैट इज़ एक्चुअली पाई बाई 2। ये हम पॉइंट बी पे भी देख सकते हैं, ठीक है जी। तो हम इसको लिख सकते हैं एट पॉइंट बी द फेज़ ऑफ वी इज़ पाई बाई 2, राइट। हम कहते हैं फेज़ ऑफ वी इज़ पाई बाई 2 and phase of I is pi, right? तो यहाँ पे करंट की वैल्यू ज़ीरो है तो we get the value of pi। करंट की वैल्यू यहाँ पे पाई है, पाई पे उसका फेज़ ज़ीरो होगा। अगेन हम कह सकते हैं कि जो फेज़ डिफरेंस है दैट इज़ इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाई 2। तो पाई माइनस पाई बाई 2 इज़ अगेन इक्वल्स टू पाई बाई 2 और 90 डिग्रीज। तो पॉइंट बी पर भी ऐसे ही है कि वोल्टेज का फेज़ पाई है और करंट का फेज़, वोल्टेज का पाई बाई 2 और करंट का फेज़ पाई। इस तरह वोल्टेज का फेज़ जो है वो पाई हो जाएगा और करंट का फेज़ जो है दैट इज़ 3 पाई बाई 2 यहाँ पे पॉइंट सी पे। और ये भी हम लिख सकते हैं एट पॉइंट सी। नेक्स्ट हम इसको लिख सकते हैं एट पॉइंट सी फेज़ ऑफ वी इज़ पाई, राइट। फेज़ ऑफ V इज़ पाई इस पॉइंट पर, यहाँ पर C पॉइंट पर V की वैल्यू ज़ीरो है और करंट जो है वो यहाँ पर आ गया तो दैट इज़ 3 पाई बाई 2। सो फेज़ ऑफ I इज़ 3 पाई बाई 2। और अगेन जो हम फेज़ डिफरेंस फाइंड करेंगे दैट फेज़ डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू, दैट फेज़ डिफरेंस विल बी 3 पाई बाई 2 माइनस पाई। तो इसको कैलकुलेट करेंगे दैट आंसर इज़ अगेन इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो हम ये देखते हैं कि इस पूरे ग्राफ में, इसके पूरे वन साइकिल में जो करंट और वोल्टेज के दरमियान फेज़ डिफरेंस है दैट इज़ पाई बाई 2, राइट। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं फाइनली, तो रिज़ल्ट इसमें अब हम ये कह सकते हैं फाइनली द फेज़ difference between current I and potential difference V and potential difference V is pi by 2. Now this is the phase difference between current and potential difference of a capacitor. They are not in phase actually, that have a phase difference of pi by 2, जिसका मतलब जिस वक्त कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान potential difference 0, the current in the circuit will be maximum. When the potential difference across the plates of capacitor is V, the current in the circuit will be 0, right? That means
कि करंट और वोल्टेज के दरमियान फेज़ डिफरेंस है। और ये बात मैं स्टार्ट में आपसे ये कर चुका हूँ कि जिस वक्त इसका पोटेंशियल डिफरेंस V होगा उस वक्त जो फ्लो ऑफ चार्ज है यहाँ पे वो रुक जाएगा, दैट मीन्स के करंट जो है वो रुक जाएगा। सो दिस इज़ एग्जैक्टली इक्वल्स टू द लॉजिक दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ गई हमें। अब यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि फेज़ डिफरेंस तो π/2 है, लेकिन इसमें जो करंट है दैट इज़ एक्चुअली हैविंग अ लीड एंड वोल्टेज एक्चुअली हैविंग अ लैग। इस सिचुएशन में जो पाई है दैट इज़ इन लीड एंड π/2 इज़ इन लैग। तो जो करंट की वैल्यूज़ हैं दैट आर इन लीड और जो वोल्टेज की वैल्यू हैं दैट आर इन लैग, ये आप देख सकते हैं। तो व्हेन द करंट इज़ मैक्सिमम वोल्टेज इज़ ज़ीरो, सो इट मीन्स करंट इज़ इन लीड, करंट हैज़ मोर ग्रेटर फेज़ वैल्यू एज़ कम्पेयर टू V। करंट के फेज़ की वैल्यू ज़्यादा है π/2 और वोल्टेज के फेज़ की वैल्यू ज़ीरो है। सो करंट इज़ इन लीड एंड द वोल्टेज इज़ इन लैग। यहाँ पर भी पॉइंट B पर भी, C पर भी, नेक्स्ट D पर और E पॉइंट पर भी ऐसे ही होगा। सो करंट लीड्स the voltage by a phase difference of π/2। अब यहाँ से इसको मैं रेस करता हूँ, ये वाला पॉइंट भी आपने नोट करना है कि इसको हम लिखते हैं कि करंट I leads the potential difference, current I leads the potential difference by a phase potential difference, I leads the potential difference by a phase of π/2, राइट। तो π/2 से इस चीज़ को अगर हम वेक्टर डायग्राम में रिप्रेजेंट करें या अगर हम इसकी फेज़र डायग्राम अगर हम इसकी बनाएं तो दैट फेज़र डायग्राम ऑफ दिस सिचुएशन इज, इसमें करंट जो है इसमें V को हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, बिकॉज जो V है उसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो V की ज़ीरो है, तो एज ए रेफरेंस V को हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले लेते हैं। अब जो करंट है वो इससे लीड कर रहा है, तो करंट के वेक्टर को हम लोग वर्टिकल शो करेंगे एंड दैट मीन्स द फेज़ डिफरेंस बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज़ π/2। तो ये जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है ये ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू अ कैपेसिटर की एक अच्छी एक गुड रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम कह सकते हैं, या जिसकी एक कॉम्प्रीहेंसिव जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम इसमें कह सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। दैट इज़ एक्चुअली द रिप्रेजेंटेशन कि कैपेसिटर में करंट जो है वो वोल्टेज से लीड भी कर रहा है। यहाँ से ये भी बात ठीक है कि अगर हम देखें तो ये लीड में है और वोल्टेज जो है ये लैग में है। तो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन में हम देखते हैं हमेशा कि जो I वेक्टर है that is actually leading the voltage by a phase of π/2। ठीक है जी, तो इस तरह ये इसकी पोजीशंस, ये जो पोजीशन में हमने बनाई है ये है एट पॉइंट A, ये आप कह सकते हैं एट पॉइंट A, ये वाली पोजीशन होगी यहाँ पर। अगर पॉइंट B पर हम इसी पोजीशन को जो है वो ड्रॉ करें इस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को, तो एट पॉइंट B जो है ये हम कह सकते हैं कि जो I वेक्टर है उसकी जो पोजीशन है वो इस तरफ हो जाएगी और जो V वेक्टर है उसकी पोजीशन इस तरफ हो जाएगी। सो नाउ इट हैज़ रोटेटेड और इस वक्त भी इनका जो फेज़ डिफरेंस है वो π/2 है। इस वक्त करंट का फेज़ पाई है और वोल्टेज का जो फेज़ है दैट इज़ π/2। तो दोनों का जो डिफरेंस है पाई माइनस π/2 दैट इज़ अगेन इक्वल्स टू π/2। सो दिस रिप्रेजेंट्स एट पॉइंट B जिस वक्त वोल्टेज मैक्सिमम और करंट जो है वो ज़ीरो है, उसका फेज़ पाई है और V का फेज़ π/2 है। हम सिचुएशन पॉइंट C पर भी बता सकते हैं। पॉइंट C पर जो V की वैल्यू है वो ज़ीरो है और उसका फेज़ पाई है, तो V इसमें फ़र्दर जो है वो रोटेट होके इस तरफ आएगा और करंट इसमें फ़र्दर रोटेट होकर नीचे की तरफ चला जाएगा। तो दैट विल बी द सिचुएशन एट पॉइंट C। तो इस वक्त जो V है उसका फेज़ जो है ये पाई है और I का जो फेज़ है दैट इज़ 3π/2 और स्टिल इनका जो डिफरेंस है दैट इज़ अगेन इक्वल्स टू π/2। ठीक है, पॉइंट C पर भी बता सकते हैं। इस तरह नेक्स्ट हम लोग पॉइंट D पर और E पॉइंट पर भी इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बता सकते हैं। आप इसको फर्दर रोटेट कर दें एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी जो फर्दर रोटेशन होगी उसमें V जो है एट पॉइंट D हम ये कह देते हैं
कि एट पॉइंट डी, इसमें जो v है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, राइट, इस तरफ, और जो i है वो इस तरफ को रोटेट करेगा। तो i का जो फेज़ है दैट इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू 2 पाई, और v का फेज़ होगा 3 पाई बाई 2, एंड स्टिल द डिफरेंस इज़ पाई बाई 2। तो ये होगा पॉइंट डी पर, और पॉइंट ई पर फिर से वही फर्स्ट सिचुएशन ये वाली बन जाएगी। तो दीज आर डिफरेंट वेक्टर डायग्राम्स और फेजर डायग्राम्स अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ एट पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई। इस तरह से डिफरेंट आप देख सकते हैं सिचुएशंस। v के i के डिफरेंट फेजेस हैं। यहाँ पर v का जो फेज़ है वो 0 है और i का फेज़ पाई बाई 2 है। तो डिफरेंस आप देखें 0 और पाई बाई 2, दिस इज़ पाई बाई 2। यहाँ पे i का फेज़ पाई है और v का पाई बाई 2, तो डिफरेंस इज स्टिल पाई बाई 2, स्टिल पाई बाई 2 एंड स्टिल पाई बाई 2। ये आप यहाँ से सारी कैलकुलेशन देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो करंट और v है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो वेरी करता है कैपेसिटर में, और उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हर पॉइंट के ऊपर पाई बाय 2 रहता है, ठीक है जी। ऑलराइट, अब ये वाला पॉइंट जो है ये हमें क्लियर है। लास्ट पर हम बात करते हैं कि जब किसी कैपेसिटर में इस तरह से करंट जो है उसका फ्लो होता है, तो देयर इज़ ऑलवेज एन ओपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। उसको हम डिफ़ाइन करते हैं और हम कहते हैं दैट इज़ रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। ये जो इसमें एक हेडिंग है, और रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि ओपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, ओपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट offered by a capacitor is known as reactance of कैपेसिटर। इसको हम कैपेसिटर की रिएक्टेंस कहते हैं, ठीक है। हाउ मच रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर, कितना ये कैपेसिटर जो है वो करंट के फ्लो में ओपोजिशन करता है, या कैपेसिटर के इस बिहेवियर की वजह से कितना करंट जो है वो सर्किट में कम या ज़्यादा होता है। दैट बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर इज़ एक्चुअली रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर आप अटैच करते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा करंट का फ्लो होता है। एक कैपेसिटर आप अटैच करते हैं, उसकी वजह से सर्किट में करंट का फ्लो थोड़ा होता है। तो वी से एक्चुअली दिस इज़ डिफरेंस ऑफ रिएक्टेंस ऑफ टू कैपेसिटर्स। एक कैपेसिटर की रिएक्टेंस ज़्यादा है, एक कैपेसिटर की रिएक्टेंस कम है। तो जिसमें ज़्यादा करंट फ्लो करता है इट मीन्स कि उस कैपेसिटर की रिएक्टेंस कम है, जिसमें कम करंट फ्लो करता है दैट मीन्स उस कैपेसिटर की रिएक्टेंस ज़्यादा है। सो रिएक्टेंस को हम x से डिनोट करते हैं और इसको लिखेंगे xc, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। और जो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर है दैट इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा सी। ये इसका एक रिलेशन है जिसको आप याद रखेंगे, और ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ टाइम्स सी। तो जो कैपेसिटर की रिएक्टेंस है दैट इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू 1 ओवर 2 पाई एफ सी। और ये इसका रिलेशन है जिसमें रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर और फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी जो है उनका आपस में रिलेशन है। यहाँ पर जो F है दैट इज़ एक्चुअली फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑल्टरनेटिंग करंट एंड XC इज़ रिएक्टेंस। ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों का जो रिलेशन है दैट इज़ एक्चुअली इनवर्स, ठीक है। वो इस तरह से आप यहाँ से दो देख सकते हैं उसको कि जो हमारे पास XC है दैट इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर 2 पाई FC। अब यहाँ से अगर हम 1 ओवर 2 पाई C जो है इसको ले लें कांस्टेंट, so this is 1 over f xc is equal to constant and then this is 1 over f। तो हम कह सकते हैं कि xc जो है that is inversely proportional to f, that means reactance of capacitor is inversely proportional to frequency। तो अगर ये frequency ज़्यादा है तो that means reactance of capacitor is small, थोड़ी है, और अगर ये frequency कम है तो कैपेसिटर की रिएक्टेंस जो है वो ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल जो है वो लेट से हम लेते हैं कि एग्ज़ाम्पल में अगर मैं ये कहूँ कि लेट वी चूज़ DC डायरेक्ट करंट, या आप ये कह सकते हैं कि फॉर डायरेक्ट करंट इट्स फ्रीक्वेंसी f इज़ 0। तो डायरेक्ट करंट के लिए जो रिएक्टेंस होगी दैट मस्ट बी 1 ओवर 0, सो XC मस्ट बी इक्वल्स टू इन्फिनिट, और जिसको आप कह सकते हैं मैक्सिमम। तो अगर उसकी रिएक्टेंस इन्फिनिट है
तो मतलब कि डायरेक्ट करंट के सोर्स में उसकी रिएक्टेंस जो है कैपेसिटर की इन्फिनिट है, जिसका ये भी मतलब है कि जो करंट होगा, करंट थ्रू कैपेसिटर दैट मस्ट बी ज़ीरो। अगर उसकी रेजिस्टेंस जो है वो इन्फिनिट है तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर की जो करंट होगा कैपेसिटर में से दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, राइट। और AC की अगर हम बात करें ऑल्टरनेटिंग करंट की, सो दैट हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो फॉर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज़ स्मॉल। तो यहाँ पर ये भी हम लोग एक नोट जो है वो बना सकते हैं कि एक नोट जो है हम याद रखने के लिए बना सकते हैं, हमारे पेपर में ये पूछा जा सकता है। अ कैपेसिटर डू नॉट वर्क्स ऑन DC, अ कैपेसिटर डू नॉट वर्क्स ऑन DC इन द सेंस के जो I होता है वो DC में ज़ीरो होता है, राइट। उसकी रिएक्टेंस जो है वो इन्फिनिट बन जाती है। तो अ कैपेसिटर वर्क्स ऑन हाई फ्रीक्वेंसी, अ कैपेसिटर always work on high frequency and that means AC। तो कैपेसिटर जो है वो हमेशा AC पर काम करता है, उसमें जो करंट होता है दैट इज़ एक्चुअली मैक्सिमम। यानी इस सिचुएशन में जो ऑल्टरनेटिंग करंट, इसमें कंटिन्यूसली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस होता है, तो उसमें ये कैपेसिटर एक तरह से AC को अलाउ कर रहा है कि वो इस सर्किट में फ्लो करे। ऑलराइट बच्चों, सो दैट वाज द लास्ट नोट। तो इस तरह से बच्चों ये जो हमारा टॉपिक है ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू कैपेसिटर, इसको यहाँ पे जो है वो हम लोग कंक्लूड करते हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा सा लेंथी हुआ, लेकिन इसमें ये है कि हम लोगों ने AC थ्रू अ कैपेसिटर या प्योर जो कैपेसिटिव सर्किट है इसको हमने डिटेल में इसके पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया। ऑलराइट, आई होप बच्चों कि आप लोग इस लेक्चर को एक कंप्लीट सिटिंग में ही देखें। आई एडवाइस कि आप इसको एक ही सिटिंग में कंप्लीट देखें, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे एक दूसरे से अटैच्ड हैं। और इफ़ पॉसिबल इसको एक सिटिंग में ही नोट मतलब स्टडी करें, साथ साथ नोट्स भी बनाएं, पॉइंट्स को लिखें और फिर आप उनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके नेक्स्ट जो है वो पॉइंट्स की तरफ मूव करें। आई होप आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे और AC थ्रू आ कैपेसिटर का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिटेल में समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर को आप लोग खुद भी देखें और आप इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी इस लेक्चर को देखें। ऑलराइट, और इसमें अगर कोई आप लोगों को प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो डेफ़िनेटली आप मुझे कमेंट्स में या टेक्स्ट के ज़रिए जो है वो सेंड करें। ठीक है बच्चों, तो अपना ख्याल रखें और अच्छा सा पढ़ते रहें। आपसे मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 5 विच इज़ ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू एन इंडक्टर। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छा सा पढ़ते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।